नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। दोस्तों, हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख रहे हैं और उसी से संबंधित आज ये हमारी एक वीडियो और रही। और आज हम छायावाद से संबंधित कुछ तथ्यों को जानेंगे और फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी देखेंगे। दोस्तों, छायावाद हिंदी साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण एक भाग है या एक अध्याय भी हम इसको कह सकते हैं आधुनिक काल का। पहले हमने भारतेंदु युग पढ़ा, फिर द्विवेदी युग, अब हम छायावादी युग और छायावाद में आ चुके हैं। तो छायावाद में क्या क्या महत्वपूर्ण है, आप लोग बेसिक चीज़ें तो जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी हम महत्वपूर्ण चीज़ों को ही लेकर आगे बढ़ेंगे। बेसिक चीज़ों को पहले शुरू करते हैं आज की यह क्लास। छायावाद जो है, छायावाद का समय क्या माना जाता है, जो छायावाद युग है उसका समय क्या माना जाता है दोस्तों। सर्वमान्य जो माना जाता है वह है 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। हमने पढ़ा था कि पहले भारतेंदु युग जो 1850 से 1900 ईस्वी तक, और द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी तक, और छायावाद युग 1918 से 1936 ईस्वी तक इसका समय है दोस्तों। अब बात आती है कि छायावाद जो शब्द है यह किसने रखा। जैसे भारतेंदु युग तो भारतेंदु जी के नाम पर पड़ा था, द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा था। तो छायावाद जो शब्द है यह कहाँ से आया और किसने रखा इसका नाम छायावाद, तो ऐसे भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो जो छायावाद शब्द है दोस्तों, उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, पहले मुकुरधर पांडे जी ने किया। किसने किया दोस्तों, मुकुरधर पांडे ने किया। मुकुरधर पांडे जी ने 1920 ईस्वी में जबलपुर से क्या होता था, एक पत्रिका प्रकाशित होती थी, श्री शारदा। कौन सी दोस्तों, जबलपुर से एक पत्रिका प्रकाशित होती थी, उसका नाम था श्री शारदा पत्रिका। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान देंगे। मुकुरधर पांडे जी ने इस श्री शारदा पत्रिका में क्या क्या, हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में क्या किया, छायावाद की आरंभिक विवेचना की। मतलब इस शीर्षक से इन्होंने एक लेख लिखा। ये समझिए आपकी, मुकुरधर पांडे जी ने हिंदी में छायावाद नाम से क्या किया, श्री शारदा पत्रिका में एक लेख लिखा। और मुकुरधर पांडे जी को ही हिंदी में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता भी माना जाता है। सर्वप्रथम छायावाद शब्द का प्रयोग किसने किया, ऐसा प्रश्न आएगा तो हमारा उत्तर होगा मुकुरधर पांडे जी ने छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है छायावाद के प्रवर्तक के बारे में कि छायावाद का प्रवर्तक कौन है। तो देख लेते हैं। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग प्रवर्तक माने हैं दोस्तों छायावाद के। कोई विद्वान किसी को मानता है, कोई विद्वान किसी को मानता है। तो छायावाद का प्रवर्तक देखते हैं किसने किसको माना है। तो सबसे पहले देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसको माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है मुकुरधर पांडे जी को, जिन्होंने छायावाद शब्द का भी प्रयोग किया था सबसे पहले, मुकुरधर पांडे। और इन्होंने एक मैथिली शरण गुप्त को भी छायावाद का प्रवर्तक माना है दोस्तों। किसने, शुक्ल जी ने मैथिली शरण गुप्त को भी छायावाद का प्रवर्तक माना है। अर्थात उन्होंने 2 लोगों को माना है, मुकुरधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त को। और मैथिली शरण गुप्त हमने द्विवेदी युग में पढ़े ना, वही मैथिली शरण गुप्त को उन्होंने छायावाद का प्रवर्तक माना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने किसको माना है, इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत जी को माना है। सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना, ऐसा आएगा तो नंद दुलारे वाजपेयी। हाँ, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने, जो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी हैं, उन्होंने पंत जी को माना। देखिए यहाँ पे पंत, यहाँ पे नंद, मैंने ऐसे याद किया था नंद पंत करके। तो नंद दुलारे वाजपेयी, पंत जी, इजीली आप याद कर पाएंगे। फिर है प्रभाकर माचवे, अगले विद्वान हैं हमारे प्रभाकर माचवे। इन्होंने किसको माना है छायावाद का प्रवर्तक, तो इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी जी को छायावाद का प्रवर्तक माना है। अब है बहुत महत्वपूर्ण ईलाचंद जोशी। ठीक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण विद्वान आलोचक ईलाचंद जोशी जी, और ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं ईलाचंद जोशी। इन्होंने किसे माना है, तो इन्होंने जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक माना है। अब बात आती है, अब तो हमने 4 देख लिए कि शुक्ल ने मुकुरधर पांडे मैथिली शरण गुप्त को माना, आचार्य नंद दुलारे जी ने पंत जी को माना, प्रभाकर माचवे ने माखनलाल चतुर्वेदी को माना, और ईलाचंद जोशी ने प्रसाद को माना। तो अब प्रश्न आएगा कि छायावाद का प्रवर्तक कौन है, तो हम क्या करेंगे, हमारा आंसर क्या होना चाहिए, तो हमारा आंसर होना चाहिए जयशंकर प्रसाद, क्योंकि ईलाचंद जोशी जी ने तो माना ही इनको, लेकिन सर्वमान्य मत भी यही है।
अर्थात ईलाचंद जोशी और बहुत सारे विद्वानों ने भी जयशंकर प्रसाद जी को ही छायावाद का प्रवर्तक माना है। तो अगर सामान्य सा प्रश्न आए छायावाद का प्रवर्तक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हमारे छायावाद के प्रवर्तक हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब प्रश्न ऐसा आता है दोस्तों कि छायावाद में जो कवि चतुष्टय हैं उसमें कौन कौन शामिल हैं, कौन कौन शामिल नहीं है। कवि चतुष्टय में किसमें दोस्तों, कवि चतुष्टय में कौन कौन शामिल हैं, कौन कौन नहीं हैं। तो आप तो जानते ही हैं कि छायावाद के 4 महत्वपूर्ण आधार स्तंभ भी इनको कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद, कौन कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंदन पंत जी हैं, निराला जी हैं अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और महादेवी वर्मा जी। ये 4 हमारे क्या हैं, छायावाद के चतुष्टय हैं, कवि चतुष्टय इनको कहा जाता है, या छायावाद के 4 प्रमुख आधार स्तंभ भी इनको ही कहा जाता है। अब इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या पूछा जाता है दोस्तों कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो किस दर्शन से संबंधित हैं, अर्थात उनका दर्शन क्या है, किस दर्शन से वो प्रभावित हुए, किस दर्शन जो प्रसाद जी हैं उनका किस दर्शन से लगाव था, मतलब किस दर्शन से संबंधित वो हैं, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कैसे भी घुमा के। तो हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं शैव दर्शन से। किससे दोस्तों, शंकर जी हैं ना, जय शंकर आ रहे हैं ना उनके, उसमें शंकर क्या है, शैव हैं, शैव दर्शन से हैं अर्थात अनंतावाद। ठीक है, इनके दर्शन का नाम क्या है, अनंतावाद, शैव दर्शन, ये याद रखना है। पंत जी हैं, बहुत बार पूछा जाता है पंत जी के दर्शन के बारे में कि पंत जी किस दर्शन से प्रभावित हुए थे, किस दर्शन से संबंधित हैं। तो सुमित्रानंदन पंत जी जो हैं हमारे उत्तराखंड से संबंधित हैं, और ये क्या हैं, अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए थे। ठीक है दोस्तों, इनके दर्शन क्या है, अरविंद दर्शन, अरविंद दर्शन से बहुत प्रभावित हुए थे सुमित्रानंदन पंत जी। और आगे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी किस दर्शन से संबंधित हैं, तो ये अद्वैत दर्शन से। किस दर्शन से दोस्तों, अद्वैत। ठीक है दोस्तों, अद्वैत दर्शन से कौन प्रभावित हुए थे, निराला जी हुए थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगले हैं हमारे महत्वपूर्ण कवित्री महादेवी वर्मा। ठीक है दोस्तों, तो ये किस दर्शन से प्रभावित थी, ये बौद्ध दर्शन से। किससे दोस्तों, बौद्ध दर्शन से अर्थात दुखवाद से ये प्रभावित थी महादेवी वर्मा जी। तो ये हो गए हमारे 4 महत्वपूर्ण कवि चतुष्टय। आगे देखते हैं, अब पूछा जाता है बृहत्त्रयी। क्या पूछा जाता है दोस्तों, बृहत्त्रयी पूछा जाता है कि कौन कौन बृहत्त्रयी में शामिल है, कौन बृहत्त्रयी में शामिल नहीं है। बृहत मतलब बड़ा, त्रयी मतलब 3, मतलब बड़े 3। ठीक है, ऐसे समझिए छायावाद में 3 बड़े कौन कौन से हैं, तो 3 बड़े देखने हैं हमें। पहले कौन है, ब्रह्मा। किसको कहा जाता है, ब्रह्मा की उपाधि या ब्रह्मा, छायावाद का ब्रह्मा। ठीक है, आप ऐसे समझिए छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मा किसे कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद जी को। और विष्णु किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है विष्णु। ठीक है दोस्तों, किसे कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है विष्णु। और महेश किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को महेश कहा जाता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, हमारे बृहत्त्रयी में आते हैं, इसीलिए बृहत्त्रयी इनको कहा जाता है। ये उपाधियां इनको दी गई थी, छायावाद का ब्रह्मा, छायावाद का विष्णु, छायावाद का महेश। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक चीज़ें हमें जाननी बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों। और देखो बृहत्त्रयी में महादेवी वर्मा का नाम नहीं है, यह भी ध्यान देना है हमें। अब लघुत्रयी बहुत बार पूछा जाता है, लघुत्रयी, या कभी कभी लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है दोस्तों, सॉरी, लघुत्रयी या ब्रह्मा वर्मात्रयी, सॉरी क्या लिखा जाता है, वर्मात्रयी। ठीक है, सरनेम वर्मा है इनका, तो वर्मात्रयी कर्सर से मैं लिख नहीं पा रही हूँ इसलिए आप समझ रहे होंगे, लघुत्रयी या वर्मात्रयी। ठीक है, वर्मा सभी के नाम के पीछे है, अभी आप देखेंगे ब्रह्मात्रयी। ठीक है, लघुत्रयी किस किस को कहा जाता है, महादेवी वर्मा, वर्मा है ना इनके उसमें, तो वर्मात्रयी इसलिए इनका नाम आता है इसमें, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। तो ये 3 महत्वपूर्ण है, लघुत्रयी, वर्मात्रयी, इनको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या क्या जाना, पहले हमने जाने कवि चतुष्टय अर्थात 4 कवि या छायावाद के 4 महत्वपूर्ण आधार स्तंभ। फिर हमने जाना बृहत्त्रयी अर्थात 3 महत्वपूर्ण या 3 बड़े कवि जो छायावाद के, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर हमने देखा लघुत्रयी अर्थात वर्मात्रयी, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण
वर्मा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं मैं आपको समझाने में सफल हुई होंगी। अब हम प्रश्न उत्तर देखें उससे पहले मैं कुछ कोटेशन आपको रिकॉल कराना चाहती हूँ और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पहले पढ़े होंगे और जिन साथियों ने नहीं पढ़े हैं वो भी थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने छायावाद को क्या कहा है। ठीक है, छायावाद की डेफिनेशन क्या दी है विभिन्न विद्वानों द्वारा, एक दो डेफिनेशन देख लेते हैं हम और आगे मैं इससे संबंधित फिर प्रश्न उत्तर कराऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा और बीच बीच में हम करते रहेंगे रिवीजन। तो पहले तो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और डेफिनेशन में तो इनकी बात ही मत पूछो कितनी डेफिनेशन इन्होंने दी है हिंदी साहित्य में। तो शुक्ल जी ने छायावाद शब्द की डेफिनेशन क्या दी है, अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से अभिव्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में ही है। ठीक है दोस्तों, ये शुक्ल जी ने कहा है छायावाद के बारे में। और एक बहुत महत्वपूर्ण रामकुमार वर्मा जी, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों ये भी, कि परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। ऐसा किसने कहा, रामकुमार वर्मा जी ने, जो हमारे वर्मा त्रयी में आते हैं, कि वर्मा त्रयी में भी आते हैं रामकुमार वर्मा जी ने, इन्होंने कहा है परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद करना है। महादेवी वर्मा जी ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन कहा है कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। ठीक है, प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। छायावाद के विषय में किसने कहा, इतना ही पूछा जाता है कभी कभी, तो महादेवी वर्मा ने कहा है कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। उनका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। ठीक है, क्या कहा है, उसका मूल दर्शन क्या है, सर्वात्मवाद है, महादेवी वर्मा ने कहा है। और बहुत महत्वपूर्ण एक कोटेशन और डॉक्टर नगेंद्र ने, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, विभिन्न परीक्षाओं में भी ये पूछा गया है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है, किसने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र। और इनके इस कोटेशन का खंडन किसने किया है, यह भी देख लेते हैं, रामविलास शर्मा ने। किसने दोस्तों, रामविलास शर्मा ने इनका खंडन किया है, किसका, डॉक्टर नगेंद्र का। क्या कहा है उन्होंने कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती सामंजस्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। ऐसा किसने कहा है दोस्तों, ऐसा कहा है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने। ठीक है दोस्तों, आप ये रिलेट करिए कि नगेंद्र का खंडन किसने किया, रामविलास शर्मा जी ने। तो उम्मीद करते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको यहाँ पर समझने को मिली होगी। और अब हम देखते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, जागो फिर एक बार, क्या है, जागो फिर एक बार कविता की रचना किसने की। जागो फिर एक बार कविता किसकी है, यह देखना है हमें। ऑप्शन है दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गणेश शंकर विद्यार्थी या माखनलाल चतुर्वेदी। तो किसकी है दोस्तों जागो फिर एक बार, यह प्रसिद्ध कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, जागो फिर एक बार। और इनकी प्रमुख कविताएं क्या क्या हैं, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तोड़ती पत्थर, जूही की कली, भिक्षुक और संध्या सुंदरी इनकी प्रमुख कविताएं हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन है। किसका दोस्तों, बालकृष्ण शर्मा नवीन, क्या नाम है इनका, बालकृष्ण शर्मा है और नवीन उपनाम है। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है, ऑप्शन देखते हैं, रेणुका, हम विस्पाई जन्म के, हिम किरीटनी या मिलन। तो क्या है दोस्तों, बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख कविता है हम विस्पाई जन्म के, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हम विस्पाई जन्म के। यह कृति किसकी है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। और जो रेणुका है दोस्तों, ये तो आप जानते होंगे कि रामधारी सिंह दिनकर जी की है। हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की है। और मिलन राम नरेश त्रिपाठी, द्विवेदी युग में हमने पढ़ा था, मिलन राम नरेश त्रिपाठी जी की कृति है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 है, आधुनिक मीरा, हाँ ये बताना भूल गई थी मैं, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है दोस्तों, और इन्हें छायावाद की दुर्गा या गौरा भी कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे किसे कहा जाता है, सुभद्रा कुमारी चौहान, मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा, उषा प्रियंवदा। किसे कहा जाता है दोस्तों, महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा। और इन्हें क्या कहा जाता है, छायावाद की दुर्गा या गौरा
ठीक है। महादेवी को दुर्गा या गौरा किसे कहा जाता है छायावाद का, तो महादेवी को ही कहा जाता है, और आधुनिक युग की मीरा भी इनको ही कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है हमारा, कौन छायावादी कवि नहीं है। तो कुछ कवि तो अभी हमने देखे, आप रिकॉल कर पाएंगे। तो देखते हैं, निराला, प्रसाद, पंत, शिव मंगल सिंह सुमन। तो निराला जी तो महत्वपूर्ण बृहत्रयी में भी हैं, कवि चतुष्टयी में भी हैं, है ना, महेश भी हैं, और प्रसाद जी भी ब्रह्मा हैं, और इन सब में हैं, पंत जी भी हैं। तो हम तो इस प्रश्न को इजीली कर पाएंगे कि शिव मंगल सिंह सुमन है, ये क्या इसमें छायावाद में नहीं है। जबकि और जो हमारे तीनों कवि हैं वो छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ माने जाते हैं, है ना दोस्तों। शिव मंगल सिंह सुमन क्या हैं, ये प्रगतिवादी कवि हैं। आगे हम इनको पढ़ेंगे प्रगतिवाद में, इसके बाद का जो युग होगा उसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी प्रश्न संख्या 5 है हमारा, पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है। तो मैं तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न सभी को आता होगा, क्योंकि हमने बचपन में भी काफ़ी पढ़ा इसे कि मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, जिस पथ पर जाहे वीर अनेक, ऐसा कुछ था कविता, बचपन में हमने पढ़ी थी स्कूल के दिनों में, तो पढ़ी होगी आप लोगों ने भी ज़रूर। तो देखते हैं ऑप्शन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, माखन लाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी। कौन है दोस्तों, इसके हैं माखन लाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा प्रसिद्ध कविता इनकी है, माखन लाल चतुर्वेदी जी की। और इनकी एक प्रसिद्ध और कविता है, राष्ट्रभक्ति से परख है वो, कैदी और कोकिला, आपने वो भी पढ़ी होगी। और कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी, हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, है ना, माता, समर्पण और ध्यातव्य आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और एक महत्वपूर्ण बात आप जानते होंगे कि जो माखन लाल चतुर्वेदी जी की हिम तरंगिणी है, हिम नाम से इनकी 2 रचनाएं हैं ना, हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी। लेकिन जो हिम तरंगिणी इनकी रचना है उसे सर्वप्रथम, मतलब प्रश्न आता है कि प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था, तो माखन लाल चतुर्वेदी का जो हिम तरंगिणी है उसे 1955 ईस्वी में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यह भी हमें ध्यान देना है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, प्रकृति का सुकुमार। ये तो आप जानते होंगे किसे कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार। तो ऑप्शन, प्रसाद, पंत, निराला, बच्चन। तो किसे कहा जाता है दोस्तों, यह कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत जी को, है ना। प्रकृति की गोद में पले बड़े, बचपन में ये ना प्राकृतिक जगह उत्तराखंड से संबंधित हैं, और मेरे बहुत फेवरेट हैं ये, मतलब मैं बहुत सम्मान इनका करती हूँ, और बहुत अच्छे लगते हैं मुझे इनकी रचनाएं भी बहुत अच्छी लगती है। मतलब मेरे बहुत ही पसंदीदा कवि रहे हैं सुमित्रानंद पंत जी। तो बहुत सारी बातें हम छायावाद में इनके बारे में भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी प्रश्न संख्या 7 है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा। किसने कहा दोस्तों, आप जल्दी जल्दी बताइए। रामविलास शर्मा, रामकुमार वर्मा और शुक्ल नगेंद्र। किसने कहा, यह कहा है डॉक्टर नगेंद्र जी ने। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा डॉक्टर नगेंद्र जी ने, और इनका खंडन किसने किया, रामविलास शर्मा ने। आप एक प्रश्न के साथ दूसरा रिलेट करेंगे ना दोस्तों, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, सच बता रही हूँ, क्योंकि हम फिर कभी नहीं भूलते हैं। एक दूसरे के साथ रिलेट करते हुए चलिए कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह तो नगेंद्र ने कहा, लेकिन उसका खंडन कैसे कर दिया रामविलास शर्मा जी ने, कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है, ऐसा रामविलास शर्मा जी ने कहा, है ना। शुक्ल जी ने क्या कहा कि छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए, पहला रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली व पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। और रामकुमार वर्मा जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन कहा है कि परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। तो ऐसे ही कोटेशन बार बार करेंगे तो कोटेशन भी याद हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि हमको लगता है कि कोटेशन याद नहीं होते हैं, लेकिन हो जाते हैं अगर हम रिविजन करते रहें तो। असंभव नहीं होता, हो जाता है सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जूही की कली किसकी कविता है, पहले ये पढ़ लेते हैं किसकी कृति है ये निराला जी की है। जूही की कली इनकी प्रथम कृति भी मानी जाती है। इसे किस संपादक ने छापने से मना कर दिया, ऐसा पूछा जा रहा है। तो श्याम सुंदर दास ने
और ऑप्शन होंगे श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी या प्रेमचंद्र बाल मुकुंद गुप्त। किसने मना कर दिया दोस्तों? यह मना किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। हमने द्विवेदी युग में पढ़ा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किया, तो उसमें ही इन्होंने इस जो जूही की कली थी उसको छापने से मना कर दिया, क्योंकि इसमें क्या था, ये मुक्तक छंद में लिखा गया था और द्विवेदी जी क्या कर रहे थे, भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे, भाषा सुधार से संबंधित कार्य कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आपने सही भाषा का प्रयोग नहीं किया है, आपने व्याकरण के नियमों का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए हम आपकी इस रचना को नहीं छाप सकते हैं, इसलिए उन्होंने उसको मना कर दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, गिरजे का घंटा क्या है? गिरजे का घंटा किसकी प्रथम रचना है? प्रसाद जी की, सुमित्रानंद पंत की, निराला की, रामकुमार वर्मा की। किसकी है दोस्तों? गिरजे का घंटा प्रथम कृति है सुमित्रानंदन पंत जी की। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। और गिरजे का घंटा इसकी रचना कब हुई? 1916 ईस्वी में। कब हुई दोस्तों? 1916 ईस्वी में। और ये पंत जी की प्रथम कविता है दोस्तों। क्या है ये? प्रथम कविता है। और जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम कविता क्या है? सावन पंचक। क्या है दोस्तों? सावन पंचक 1906 में लिखी उन्होंने और भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई उनकी रचनाएं। किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की। इनका एक नाम था कलाधर, एक नाम था झारखंडी। अभी हम जब कवियों के बारे में जानेंगे तब हम बहुत महत्वपूर्ण बातें इनके बारे में जानेंगे। तो अभी आप ये जानिए कि कलाधर उपनाम से इन्होंने प्रथम कविता लिखी थी सावन पंचक। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को अभी हमने देख लिया कि इनकी जूही की कली 1916 ईस्वी में जो क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने मना कर दी थी प्रकाशित करने से, तो उनकी प्रथम कविता है जूही की कली निराला जी की। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 10, हो गया है व्यर्थ जीवन में मैं रण में गया हार। पंक्ति निराला के किस कृति में है? होना था, ये कैसे मिस्टेक हो जाती है। किस कृति? निराला जी की किस कृति में है? क्या होना चाहिए था दोस्तों? ये किस कृति में है या किस रचना में है? ये पंक्ति क्या है? पंक्ति हो गया है व्यर्थ जीवन मैं रण में गया हार। पंक्ति किस कृति में है और किसकी है? ये पंक्ति ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यह पंक्ति किसकी है, तो यह निराला जी की है। और किस कृति में उन्होंने कहा है, किस रचना में उन्होंने कहा है, तो देखते हैं ऑप्शन। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, वन में बेला, स्नेह निर्जर बह गया। किसमें कहा है दोस्तों? वन बेला जो उनकी रचना है वन बेला, इसमें उन्होंने कहा है हो गया है व्यर्थ जीवन मैं रण में गया हार। ये पंक्ति उन्होंने इस काव्य कृति में कही है। तो दोस्तों हमारे प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। मैं फिर से माफ़ी मांगती हूँ कि मैं बहुत कम प्रश्न ला रही हूँ, और मैं इसलिए माफ़ी मांगती हूँ दोस्तों कि मैं टाइपिंग के लिए समय नहीं निकाल पा रही हूँ। मुझे टाइपिंग में काफ़ी समय लग जाता है इसलिए, पर मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको कराऊँ। और आप इसी तरह देखते रहिए मेरी वीडियो और बने रहिए मेरे चैनल हिंदी IQ के साथ। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।